बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवरुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पंजाब असम्बली का आज इजलास बिलाखिर हो गया और जो बजट पिछले 2 दिन से नहीं पेश किया जा रहा था, बिलाखिर वो बजट पेश कर दिया गया। सूबाई वज़ीर अवैस अहमद खान लगारी साहब ने ऐवान इकबाल में जो आज इजलास हुआ उसमें साल 2022-2023 का पंजाब का बजट पेश किया और 3,226 अरब रुपए इसका हुजम है। इसके चीदा नुकात ये हैं कि सरकारी मुलाजमीन और की तनख्वाहों में 15%, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में 5% इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है। इसके साथ साथ जो मजदूर की कम से कम उजरत है उसे 20,000 माहाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना तजवीज़ की गई है। फिर जो मुफ्त अद्वियात की फरहमी का प्रोग्राम था उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है और जो लैपटॉप स्कीम है उसका इजरा कर दिया गया है। दीगर बहुत से मामलात हैं जो हम आगे चलकर उठाएंगे जो इस बजट में स्टेप्स लिए गए हैं। सेहत, तालीम तमाम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के लिए खतीर रकम जो है वो मुख्तस की गई है। लेकिन इस बजट इजलास से जुड़ी हुई एक सियासत भी है और हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में ये 13 जून को पेश होना था और आज ये पेश किया गया। लेकिन और आज 2 इजलास भी हुए, एक तो ऐवान इकबाल में जिसकी सदारत डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब कर रहे थे, जबकि एक और इजलास जिसकी सदारत स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो मामलात थे वो तातुल का शिकार थे और उसकी वजह ये थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये तकाजा था कि जो मुकदमात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली के सामने पहले पेश किया जाए, उसके बाद बजट पेश होगा। इस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि मुल्क की मईशत एक तरफ और दूसरी तरफ जो एक तसादम की सियासत है उसका रुख जो है वो क्या है। इसके साथ साथ चूँकि बजट की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, तो फेडरल बजट भी जो है वो जो पेश किया गया था 10 जून को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है। सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, वहाँ पर इस पर मुख्तलिफ तकारीर की जा रही हैं और तजवीज़ दी जा रही हैं। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर कल भी बात हमने प्रोग्राम में बात की थी, आज दोबारा फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने दिया है। चूँकि PTI की जानिब से वो साजिश और मदाखलत की बात दोहराई जा रही है तो आज उन्होंने एक दफ़ा फिर इस बात की वजाहत की है कि कौमी सलामती कमेटी में ये बता दिया गया था तमाम सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से कि ऐसी कोई हमारी जो एपिक एजेंसीज़ हैं उन्होंने कोई साजिश जो है उनको नहीं उसके शवाहिद मिले। तो ये भी चूँकि बयान बार बार आ रहा है, कल भी एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, आज भी दे रहे थे, तो हमने भी आपके सामने रखा है। इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज मौजूद मेहमान शख्सियत शरीक हुए हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है सेनेटर राना मकबूल साहब। मुशर्रफ नवाज से आपका ताल्लुक है, लाहौर से DSNG लिंक पर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद यावर बुखारी साहब, ऑनरेबल मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब, PTI से आपका ताल्लुक है, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब से आपका ताल्लुक है, ग्रुप बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, उन्होंने पहले भी कहा था तो आई स्टैंड करेक्टेड। और डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब SDPI के सरबराह माहिर इक़्तिसादी उमूर हमें ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, सेनेटर साहब आपसे आ जाते हैं। राना मकबूल साहब, सर चूँकि आप लाहौर में ही बैठे हैं और लाहौर वैसे भी हमारी सियासत का गढ़ है, बताइएगा बजट तो आज पेश हो गया लेकिन उस पर एक चीज़ ये भी चल रही है कि जी 2 इजलास हो रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा कि पंजाब असम्बली में जो मामलात हैं वो उनमें कुछ सुधार हमें इस तरह नज़र नहीं आ रहा कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पा रहे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। लिहाजा आज ऐवान इकबाल में बजट पेश किया गया और अब पंजाब असम्बली को भी वजारत कानून पंजाब के मातहत कर दिया गया इंतजामी अमूर के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन जिसे कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है और एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये कैसे आगे मामला चल सकते हैं? राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? फिर कट गया। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं जा सकी। मैं चाहूंगा कि यही सवाल यावर बुखारी साहब से पूछ रहे थे, चूंकि आप खुद पंजाब असम्बली के मेंबर। यावर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर ये देखे ना, आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं
और बजट इजलास में शिरकत होना, क्योंकि पूरे साल का एक रोड मैप दिया जाता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ अवाम है, लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि जी इस साल क्या हमें क्या दिया जा रहा है, हमारे लिए क्या चीज़ें रखी जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों की सियासत और ब्लेम गेम की नजर हो रहा है। सर, इन मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बेहतर इश्तराक अमल से मामलात आगे बढ़ सकते हैं? यावर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल वाजिल फराजा हूं। देखिए, बजट पेश करना किसी ने रोका हुआ नहीं था, ना स्पीकर साहब ने रोका, ना पीटीआई ने रोका। हमारा एक मौक़िफ़ था। बजट इजलास एक बहुत अहम इजलास होता है, बहुत वो फोकस चीज होती है। तो हम उसके अंदर सिर्फ हुकूमत की हठधर्मी जो है, हम उसको बेनकाब करना चाह रहे थे। हम ये पूछना चाह रहे थे आईजी साहब से और सीएस साहब से कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे और आप लोगों ने इतनी वहशियाना बारबरियत आप लोगों ने की है, ये क्यों की है? आप लोगों ने खुद की है या आपने किसी के कहने पे की है? क्योंकि कैबिनेट तो थी नहीं। या तो इनको ये जो करप्शन के माहिर हैं शरीफ फैमिली या हमजा ने, नहीं तो ये आप बजट इजलास पे पूछना चाह रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब से? हाँ, उससे पहले सर तो उनको सामने पेश करो। हम सिर्फ उनको अपनी ग्रीवेंसेस, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी के साथ हुआ, अच्छा, जैसे यहाँ पे हमाद अजहर के साथ हुआ, जैसे वहां पे उमर अयूब के साथ हुआ, और हर जगह पे जिस किस्म की केस। देखिए, अगर हम लोगों ने कोई शेख रशीद साहब की एक स्टेटमेंट है कि जी खूनी मार्च तो मतलब हमारे दिमाग में अगर होती है, हम अपने बच्चों को ना लेके जाते, हम अपनी औरतों को ना लेके जाते। और जिस तरीके से बर्बरियत हुई है, आप लोग उस मीडिया के सामने है और जवाब हर किसी ने अल्लाह पाक को देना है। हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि वो हमें बताएं कि इतने एक्सट्रीम मेजर्स क्यों लिए गए। और फिर ये कहते हैं कि फेल होगी। हमने सिर्फ उनको पूछना था क्यों लिए आप लोगों ने, और उसके बाद बजट हो जाना था। कल भी स्पीकर साहब ने 3 दफा उवैस लगारी साहब को बोला कि आप बजट पेश करें, उन्हें नहीं पेश किया और वो वॉकआउट कर गए। लेकिन उसके अंदर एक और काम इन लोगों ने किया कि इन लोगों ने एक नॉन इलेक्टेड मेंबर को जब पॉइंट आउट किया, चौधरी जहीर साहब ने, जो फैसलाबाद से हमारे एमपी हैं और सीनियर हैं, कि स्ट्रेंजर इन द हाउस, तो उन्होंने ना इजाजत ली स्पीकर साहब की, ना उन्होंने बताया, जस्ट अंदर वॉक इन किया असेंबली के हॉल के अंदर और आके बैठ गए। यानी ये कहां पे होता है कि नॉन इलेक्टेड मेंबर आके ऐसे बैठ गए? फेडरल गवर्नमेंट का जो सर, इस पे आप जवाब लेते हैं। यावर साहब, नुकता क्या बेसिकली आपका नुकता ये था कि जी हमारी जो ग्रीवेंसेस थे हम वो पहले सामने लाना चाहते थे, उसके बाद ताकि देखें बजट को आप फिर आप उसके बाद सुनते। प्री कंडीशन मतलब ये आप लोगों ने आमादगी का इजहार किया था। देखिए, मकसद ये था कि भाई आइंदा अगर हमारी हुकूमत आती है जब, तो हम लोग ये यजीदी फेल ना करें जो इन लोगों ने किया। हम लोग इस तरीके की हमारी जुर्रत ही ना हो। आज इनको इतना समझा दें कि आइंदा कोई हुकूमत जुर्रत ना करे कि जिस तरीके से हम लोगों ने मौलाना फजल रहमान को, ये आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को समझा दें। हम इनको नहीं, और इतनी सख्ती करें कि ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो कि कोई भी एक जमहूरी अपनी राय को इजहार करने की कोई उसकी पर पाबंदी ना हो और कोई इस तरीके से ब्लॉकेज ना कर सके। ओके सर, नुकता आ गया, मेरे साथ रहेगा। मैं चूंकि राना मकबूल साहब खुद भी आईजी रह चुके हैं पंजाब के, तो मैं राना साहब के पास जाऊंगा। राना साहब, बताइएगा, यावर साहब कह रहे हैं हमने कोई मना नहीं किया था, हम बजट सुनने के लिए तैयार थे, बजट पेश किया जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया गया। लेकिन इनकी शराइत थी कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया जाए असेंबली में और ये उनसे पूछना चाह रहे थे, बल्कि एक मिसाल कायम करना चाह रहे थे ताकि आइंदा किसी हुकूमत को जरूरत ना हो इस तरह के इकदाम उठाने की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे, चूंकि अब आप पार्लियामेंटेरियन हैं और आईजी भी रह चुके हैं, ऐसी कोई पहली मिसाल मिलती है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सूबाई असेंबली में तलब किया जाए और उनको कौमी मेंबरान असेंबली पर उनसे पूछगुछ करें और सवाल करें बजट सेशन में? जी राना साहब। राना साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। बुखारी साहब की बात सर माथे पे, जिस दिन इलेक्शन हुआ है चीफ मिनिस्टर का, मैं उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी एक मिनट लूँगा। मैं वहाँ मौजूद था। आप मौजूद? मेरे आप हो रहा है, मेरी बात तो आवाज़ आ रही है? नहीं जी आ रही? जी, आप लाउड एंड क्लियर है सर, प्लीज बात कीजिएगा। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर। अब क्या किया जाए बताएं आप? जी अब आई जी मैं बात, तो मैं वहाँ मौजूद था। तो मेरे सामने लोटों के बड़े बड़े जो ना पैक्स, बड़े बड़े पैक्स, मेरा ख्याल वो एक पैक
हाँ, तो एक पैक में कोई 30-30 लोटे होंगे। ये आए हैं अंदर, आके इन्होंने लोटे उठाए और लोटे मारने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, वहाँ वो बैठा हुआ था सामने डिप्टी स्पीकर, जिसको चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया था कि आप इलेक्शन कराएं, उसको इन्होंने मारा। मैं ऊपर बैठा हुआ था, देख रहा था, उसके बाल खींचे, उसका गला दबाया। अगर वो मदद ना मिलती वहाँ से उसकी जो इंटरनल फोर्स थी, तो ये मार देते उसको। पहले भी हुए हैं वाक़यात ऐसे। बुखारी साहब तो अब ख़ुद शरीफ आदमी हैं, ये शराफत की बात करते हैं। और फिर उसके बाद जो उन्होंने धमा चौकड़ी वहाँ मचाई है, बार शर्म आती थी। अब ये जो पुलिस की बात कर रहे हैं, बार बार एंटर हुई, भाई पुलिस तो एंटर हुई है डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर के ऊपर, वो अपने आप थोड़ा है। और डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब के ऑर्डर थे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब ने उसको ऑर्डर किया था कि इलेक्शन कराएं। तो हाउ गुड जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते थे। और जो पुलिस वालों का उन्होंने हाल किया है वहाँ, जो उनकी बेइज्जती किया, जिस तरह उनको मारा है, और उन्होंने बड़े ही सब्र का मुजाहरा किया है। ये सारी बातें तस्दीक शुदा हैं, इसकी वीडियोस आपके पास मौजूद हैं। इसलिए ये कहना कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना चाहिए, वो चलना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर भी तो हो। और जिस तरह उस वक्त के स्पीकर ने, जो कि ख़ुद पार्टी थे और कैंडिडेट थे, जिस तरह उसने शाबाश दी और इन्होंने इनकरेज किया अपने साथियों को कि इसको और मारो, मैं देख रहा था उस वक्त। बड़ी अफसोसनाक बात है। और अब भी आपने देखा कि हमने ये शर्त रख दी है, भाई यू आर द पार्टी। आपने पहले अनाउंस कर दिया कि मैं 3-3, 4-4 महीने उनको बंद करूंगा। आपकी कोई न्यूट्रल पोजीशन थी या इम्पार्शियल पोजीशन थी कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी आपके सामने आ जाते? कोई आप और क्लमजी और अगली सिचुएशन पैदा कर देते। देखना यह है कि कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लोगों में। अब इन्होंने कहा जी वो जो मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर, वो आ गया अंदर, वो अनइलेक्टेड है। मैं बुखारी साहब से 10 बरसात करूंगा, आइन पढ़ लें मेहरबानी करके। आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी अनइलेक्टेड आदमी 6 महीने के लिए फेडरल या प्रोविंशियल मिनिस्टर बनेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर इलेक्ट नहीं होता तो ही विल बी सीज टू द मिनिस्टर, सीज टू बी ए मिनिस्टर। ये कानून की बात है, आइन की बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो आउटसाइडर था? ही वॉज नॉट एन आउटसाइडर, ही वॉज देयर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कामरान मुर्तज़ा बड़े महान लॉ के एक्सपर्ट हैं, उनसे आप पूछ लें जी, उसके पास जाता हूं। ये सारे जो हैं बहाने बना सर, आपको नुकता आ गया, आपने वजाहत से बयान किया गया। आप वो क्या करते? सेनेटर कामरान साहब अगर वो बजट पास ना करते, जो कि नहीं होने दे रहे थे, तो क्या लोगों की तनख्वाहें ना बंद हो जाती? तनख्वाहें बंद हो जाती सारा। जी, तनख्वाह, आपका नुकता आ गया सर, तनख्वाहें बंद हो जाती हैं और जाहिर बात है एक बजट का पूरा कैलेंडर होता है, उसको फॉलो करना होता है। सेनेटर कामरान साहब, सर आप बताइएगा, एक वक्त में 2-2 इजलास का होना, इस हवाले से आपकी क्या राय है? और क्या बजट इजलास, क्योंकि आप कभी इधर भी बजट इजलास चल रहा है, उसमें ऐसी कोई प्रोविजन होती है कि बजट इजलास के अलावा जो एजेंडा है उसको पहले टेकअप किया जाए, जैसे यावर बुखारी साहब कह रहे हैं, और उसके बाद बजट पेश किया जाए? ऐसी कोई नज़ीर मिलती है, ऐसी कोई मिसाल है हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में? कामरान साहब देखिए, जब बजट होता है, बजट में जो है वो नॉर्मल बाकी जो बिजनेस होता है वो तकरीबन जो है ना वो सस्पेंड हो जाता है। मासवा ऐसे कोई अर्जेंट कोई चीज़ हो और वो भी हाउस की इजाज़त से हो जी, तो वो मुमकिन हुआ करता है। हम जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं इस वक्त ना, 22 करोड़ लोग हैं हम, और या 23 करोड़ शायद हो गए हों अब तक, क्योंकि आबादी हम हर चीज़ में जो इजाफा तो नहीं करते मासवा आबादी के। तो ये 23 करोड़ 22 करोड़ लोगों का जो ये मुल्क है, ये लोगों के दुनिया के सामने 7 अरब की आबादी के सामने शायद मिसाल बना होगा। जी, बहुत सारी जो है ना वो जमहूरियतें हैं दुनिया में, मुख्तलिफ तरह की जमहूरियतें हैं, मगर मुझे कम से कम इस तरह की जमहूरियत जो है वो कहीं पे भी पाकिस्तान के अलावा नज़र नहीं आई। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ 9 अप्रैल से जो ड्रामा चल रहा है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस दस्तूर के साथ, मुझे इस तरह से बहुत से कमज़ोर मुल्कों में भी इस तरह के मामला नज़र नहीं आए। और फिर उसके बाद जो तरफा तमाशा ये है कि हम उस पर ढिढ़ाई से कहते हैं, हर आदमी अपने आप को दुरुस्त कह रहा है। तो जो कुछ हो रहा है ये लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। ये 22 करोड़ के अलावा भी दुनिया में लोग रहते हैं और वो हमारा ये जो तमाशा देख रहे हैं, ये हमारे बारे में उनकी एक राय बन रही है। मुमकिन है कि हम जो ना अपनी अना के उसमें खौल में दूसरों को नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएं, किसी को जलील करने में
या अपने ड्राइंग रूम्स में जाके कि देखें हमने आज उनके साथ फलां के साथ क्या किया। मुमकिन है इससे हमारी अना को और हमारे दोस्तों की अना को जो है ना वो तस्कीन पहुंचती हो, मगर जो दुनिया देख रही है वो शायद बज़ाहिर तो नहीं, मगर कम से कम दिल में जो है ना हम सबको जूते मार रही होगी। अच्छा, बहुत तकलीफ दह बात है जो कुछ ठीक। हो रही है। अगर कोई हार जाता है तो उसको हारने को एक्सेप्ट करना होता है, यही जमहूरियत का ऑप्शन होता है। अगर कोई किसी के पास कोई वोट नहीं होते हैं तो वो मान लेता है, भले वो हक पे हो, तो भी वो जो है ना वो मान लेता है कि हाँ मेरे पास वोट कम थे और मैं जो है ना ठीक मुझे है। जो है ना, मगर यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं कि हारेंगे तो हम उस वक्त जब हम मानेंगे, तो वो मानेंगे नहीं तो फिर हारेंगे भी नहीं, और दूसरे को जो है ना रुसवा करना है, उल्टी मुल्क को गंगा बहरी आप कह रहे हैं, उल्टी गंगा बहरी। मैं आबिद साहब आपको असर आऊंगा, मुझे बताइएगा ज़रा, बताए सारी बहस और फोकस तो सियासत पे ज़्यादा है और जो बजट है मेरे ख्याल में वो उस पर कम इतना फोकस है। अगरचे पार्लियामेंटेरियंस की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बजट है उस पर वो तजवीज़ दें, क्योंकि ये बजटरी प्रपोजल्स होती है। मैं आपसे अगर सरदर्द जान सकूँ, वफाकी बजट भी ज़ेर बहस है और पंजाब का, केपी का और सिंध का बजट भी ज़ेर बहस है, बलूचिस्तान का भी आना बाकी, लेकिन चूँकि पंजाब में तो इशूज़ आ गए और पेश नहीं हो पा रहा था। ओवरव्यू अगर आपसे लेना चाहूँ इख्तिसार के साथ, क्या कहेंगे ये वफाक और सूबाई बजट जो सामने आए हैं, आप समझते हैं मुआशी हक़ाइक़ के मुनासबत से हैं, ठीक हैं? क्या मजीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती थी? कोई ओवरव्यू देंगे आप? जी अनवार, सबसे पहले तो वफाकी बजट की बात करते हैं। वफाकी बजट जो है एक डिसेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया उस पर्पज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा, और वो है आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात की बहाली। तो आईएमएफ जो है उसकी अभी भी कंसर्न्स मौजूद हैं, आमदनी और अखराजात के दरमियान अदम तवाज़न पे आईएमएफ के कंसर्न्स मौजूद हैं कि सब्सिडी जो है, स्पेशली एनर्जी पे सब्सिडी जो कि दिन बे दिन पूरी दुनिया में महंगी होती जा रही है उसको किस तरीके के साथ फंड किया जाएगा। जी। और आईएमएफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पर्सनल इनकम टैक्स पे जो स्लैब्स हैं। अब इस तनाज़ुर में देखें तो वफाक की जो आमदनी है उसमें एक स्पेसिफिक हेड रखा गया है सूबों से सरप्लस, सूबाई सरप्लस के 800 अरब रुपया सूबे जो हैं वो जो उनको वफाक से मिलती है एनएफसी वार्ड में शेयर, वो नहीं खर्च पाएंगे और वो वफाक को वापस करेंगे। और उसी हवाले से अगर आप आज पंजाब का बजट देखें या बाकी बजट भी देखें तो बजट जो है वो डेफिसिट बजट है, यानी वो बजाते खुद खसारे के बजट हैं जो उनके अखराजात रखे गए हैं और जो आमदनी का लेकिन तखमीना टैक्स फ्री लगाया। बजट कहा जा रहा है। आबिद साहब आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आज पंजाब का भी टैक्स फ्री बजट था, नहीं सिंध का अनवर, भी मैं था। आपको जो मैं आपको इस वक्त बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त आप एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं है। आप एक आईएमएफ के प्रोग्राम को बहाल करवाना चाह रहे हैं। डॉलर जो है इंटरबैंक रेट आज उसका 205 रुपए से तजावज़ कर गया, ओपन मार्केट में 207 रुपए पे हो गया। जब तक आपका आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं होता है तब तक बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। और आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली में डेफिसिट को कंट्रोल करना, खसारों को कंट्रोल करना बुनियादी शर्त है, जो कि मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। वफाक का बजट ओवर एम्बिशियस है और सूबों का बजट जो है इसमें ऑस्टेरिटी ला के कुछ ना कुछ इसमें से स्क्वीज किया जा सकता था, जो कि इन तीनों सूबों में अभी तक मुझे देखने में नहीं मिला। अच्छा, मैं अब यावर बुखारी साहब सर आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है इस वक्त जो आबिद साहब कह रहे हैं, इज़ एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, ज़्यादा हमें इश्यूज़ हैं हमारी इकोनॉमी के हवाले से, हमारी करेंसी, हमारी स्टॉक मार्केट, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें। अब नज़र ऐसे आ रहा है जैसे आज पंजाब का बजट था, सारी तवानाइयाँ आप लोगों की सर्फ हो रही हैं अपनी सियासत के हवाले से, शराइत के हवाले से, और अना ईगोज़ जो हैं वो आपस में जो हैं एक दूसरे के सामने खड़ी नज़र आ रही हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई तजवीज़ आपके पास हैं? क्योंकि मैं कल भी पूछ रहा था पीटीआई के जो साबिक एमएनएज़ हैं, वैसे तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन वो कह रहे हैं हमने इस्तीफ़ा दे दिया, आप तो मौजूदा एमपीए हैं, कि कोई आपकी मुतबादिल तजवीज़ या बजट डॉक्यूमेंट आपकी नज़र से गुजरा हो पंजाब का, क्या तजवीज़ है? कैसे ये जो इक्तिसादी सूरत हाल है इसका मदावा कैसे मुमकिन है? क्या इस हवाले से कहेंगे यावर साहब? मैं वो बताने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि राना मकबूल साहब ने जो बात की वो टोटली सही नहीं है। मैं सद एहतराम से मैं कहता हूँ कि लोटे लाए गए लेकिन लोटों की भरमार या ऐसे मार कुटाई कुछ नहीं हुई। वो जो हुआ मैं उस वाक़ये को कंडेम करता हूँ। वो पंजाब की असेंबली की तारीख का एक बदतरीन वाक़या, काला वो कहते काला स्याह दिन जिसको आप कहेंगे, जो मर्जी बोले, बुरे से बुरा मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं कंडेम करता हूँ। उस वाक़ये को होना नहीं चाहिए था। लेकिन जो बात उन्होंने कही ना, अच्छा फिर कल जो अता तारड़ साहब आ गए परसों, और फिर वो जब जाते स्पीकर ने कह दिया उठ जाओ यार, एक इतना वो एक पॉलिटिकल फैमिली से उसके दादा जज
भाई उठ के बोलते स्पीकर साहब मैं माजरत खा हूं, मैं गलत फहमी से आया हूं। प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो नेशनल असेंबली का जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा। यहाँ पे डिफरेंट है। आप कह रहे हैं कि अगर सूबाई वजीर 6 माह तक के लिए सूबाई वजीर के तौर पे जो आइन का हवाला दे रहे हैं राणा साहब, वो नहीं अप्लाई होता? परमिशन ऑफ द स्पीकर, और अगर जब उसके अपने मिनिस्ट्री की कोई बिजनेस हो, और जब वो बाहर जा रहे थे, उनने एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था और असेंबली के छत के ऊपर कुरान की आयात थी, और उनने फिर बाहर से वो जाते जाते जो एक इशारा किया, वो अपनी उंगली दिखाकर, आप मुझे बताइए कौन सी दाढ़ी रखी हुई सुन्नत रसूल मुंह पे, आयात कुरानी छत पे, और ये कहते हैं कि हम लोग जमहूरियत और हम मुसलमान। कौन सी बातें कर रहे हैं यार। मतलब वो वहां पे कोई 70 औरतें बैठी हुई थी, मतलब क्या करके गए, और वो फिर कहते हैं कि मुझे अगर दोबारा वो इशारा करना पड़ा मैं फिर भी करूंगा। चले अभी गोली मारे उसको, अभी आगे चलते हैं। जहां तक बजट की बात है जी, इकोनॉमी का जो सबसे बड़ी चीज है, आपको टैक्स कलेक्शन की तरफ जोर देना पड़ेगा। जो पीटीआई की हुकूमत 6000 अरब रुपए के टैक्स कलेक्ट करने में अल्लाह के फजल करम से कामयाब हो जाएगी। ये तो अभी आखिरी 2 महीने हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारा टारगेट सारा वही था। हम लोगों ने जो हमने एम्फसाइज किया कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ठीक। आप इंपोर्ट्स अगर ट्रेड डेफिसिट है, वो कोई जरूरी नहीं है कि बुरा होता है, कर्जा लेना बुरा नहीं होता है, लेकिन वो प्रोडक्टिव कामों की तरफ लगाया जाए कि जहां से आमदन आए वो कर्जा भी उतरे, और जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं ट्रेड डेफिसिट होता है, अगर आप प्रोडक्टिव तरफ लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, या आप जाते हैं हाईटेक फार्मिंग वगैरह की तरफ, आप रिसर्च की तरफ जाते हैं, तो मुल्क को आमदन मिलेगी। तो आपका ट्रेड डेफिसिट सरप्लस में जब कन्वर्ट होता है, तो बांग्लादेश के पास अगर 75 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के पास 200 भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने किसी चीज को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल आज तक नहीं किया। पीटीआई की हुकूमत तकरीबन 10.5-11 अरब डॉलर इनके लिए हुए कर्जों की और उनके किस्तें और उनका सूद हम पे करते रहे, उसके लिए हमने कर्जे लिए। 76% पाकिस्तान की 75 साल तारीख में। आप पीटीआई के जितने आप कर्जे उठाए, जितने लिए, आप देख लें वो खर्च काम भी। फिर कोविड के अंदर नेगेटिव 0.5% नेगेटिव गई, इकोनॉमी ने डिप किया। फिर पिछले साल 5.2 या 5.4 और इस साल 6% को हिट किया। हमने तो इनको वो इकोनॉमी दी है जहां पे 30 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी पहले 10 महीने में। आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस जो थी, सर 48 अरब डॉलर का तजारती खसारा था यावर साहब जब आप लोग गए। फर्क नहीं पड़ता है, देखें वो कहां पे लगा। 5600 अरब का मालियाती खसारा था। आप सुन लेना, आबिद साहब विल बेयर बी आउट। ट्रेड डेफिसिट का वो किस लिए हो रहा था? क्योंकि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 300% ग्रो कर रही थी। आप फैसलाबाद जाके चेक करें, कराची चेक करें, आपके लोगों के पास कैपेसिटी नहीं थी जितने ऑर्डर्स आ रहे थे, तो उन्हें अपनी प्रोडक्शन बेस को बढ़ाया। तो ये जरूरी है। आपको मीडियम साइज इंडस्ट्री को, उसको आपने कॉटेज इंडस्ट्री को आपने फरोग देना है, क्योंकि आपकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको रॉ मटेरियल, उनके पुरजात, ये मिडिल साइज इंडस्ट्रीज आपको देती है, मीडियम इंडस्ट्री देती है। आपको इनको इनकरेज करना है, ताकि आपने कॉटेज इंडस्ट्री को इनकरेज करना है। आपने अभी गंदों में से 2800 रुपए मन मिल रही है, ये कैसे कंट्रोल करेंगे? एक्चुअल इन्फ्लेशन इज हिटिंग अराउंड 49%, 49% है आपकी इन्फ्लेशन। ये लोग जब आपको कहते हैं कि हम लोग 17% पे, तो झूठ बोलते हैं। वो कैलकुलेट करके देख लें। हमें आप कुछ शेडो बजट लेकर आए हैं पंजाब के लिए, जैसे ऑपोजिशन शेडो बजट भी लाती है, जाहिर बात है वो अपने इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कुछ शेडो बजट के हैं कोई आपके पास कोई पॉइंट्स कि अगर पंजाब में आप होते तो क्या बजट होता? हम इंशाल्लाह ताला शेडो कैबिनेट की तरफ भी जा रहे हैं, हम शेडो बजट की भी बात करेंगे और हम पेश करेंगे, और हम इनके बजट के ऊपर हम एक वाइट पेपर भी पेश करेंगे, हम देंगे ये सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, हुकूमत वक्त जो होती है वो अपोजिशन के किसी किस्म के एतराजात हो, उनकी दिलजोई हो, वो सुनती है। हम लोगों इन लोगों ने जब बोला कि आईजी पेश हो, सेक्रेटरी पेश हो, मुझे एक दफा बताएं कि हमने पेश नहीं किया। स्पीकर साहब ने इजलास को खत्म कर दिया कि जब तक वो लोग आए नहीं, जब अपोजिशन ने ये बातें की। हम तो जो कह रहे हैं कि जी इस किस्म के हालात तो इससे पहले कभी हुए ही नहीं, प्रेसिडेंस ही नहीं है। हम ये कह रहे थे कि कोई भी जमहूरी हुकूमत जुर्रत ना करे किसी के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद करने के लिए, आइंदा के लिए। इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं कि ये चीजें अभी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन है पंजाब के अंदर, पंजाब की हिस्ट्री में। तो हम इससे अवाम के लिए जो, लेकिन मैं सॉरी टू कट यू यावर साहब, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये मामला सिर्फ इधर नहीं, चाहे वो लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन का इशू हो, चाहे वो आपको याद होगा उस पर जो ये बात कर रहे हैं राणा साहब, मतलब तब से
पंजाब असम्बली में कोई मामलात जो हैं, सिंध असम्बली में भी होते हैं, वहां पर भी नहीं, शोर वो शराबा होता है, क्यों? फेडरल में अभी भी इससे होता रहा है, खैबर आपने पख्तूनख्वा में भी अपोजिशन का होता है, लेकिन पंजाब में तो लगता है जैसे मामलात जो है ना वो नहीं, आपने बिल्कुल इस मसले को टच कर दिया, आपने तातुल का इस मसले को शिकार टच है। किया। तो देखिए, हम सतही तौर पे इसको यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। कामरान भाई, मुझे अभी 4-5 प्रोग्राम से हम दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, तो वो मुझे कुछ जान गए। मैं सीधी बात करता हूँ, देखें कि जब तक हम लोग वोट को नारे मारेंगे, वोट को इज्जत दो और हम फिर वोट को खरीदना शुरू कर दें, हम जिस किस्म की हरकतें करें, तो फिर वोट को तो इज्जत नहीं है ना। अभी डिप्टी स्पीकर जो उनकी तरफ गया, तो आप मुझे बताएं किन शराइत पे गया, किन किन चीजों के इवज किया। ये तो और अब फिर उसके राणा साहब ही बाद- बता उसके सके कि बाद- जाहिर बात है मेरे तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन नहीं, ये है तो कि मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि इसलिए कि वो फिर सही नहीं होता ऐसी बात। ठीक बात है। लाइव प्रोग्राम के जाहिर अंदर है ना। वो आपकी बात सही है। देखिए, उनको हमारे स्ट्रैटेजी का पता था। उनने जिस तरीके से काम किया ना और स्ट्रैटेजी को सारा उड़ाया, तो गुस्सा भी था। मैं आपको कसम उठा के कहता हूं, जो कुछ उस दिन डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ, लोटो तक की बात इन लोगों ने प्लान की हुई थी, लेकिन मैं कसम उठाता हूं कि जो कुछ हुआ दैट वाज स्पॉन्टेनियस, और वो रिग्रेटफुल है। वो उसको कंडेम हम जितना करें कम है। चलिए, तो आपकी अच्छी बात है, आपने कहा कि कंडेम भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस हुआ था। मैं चाहूंगा राणा साहब आप इस सवाल से जरूर जवाब दीजिएगा। सर, जहर बताए आप लोग इस वक्त रूलिंग पार्टी है पंजाब में भी, सेंटर में, और कोलिशन पार्टनर है कामरान मुर्तजा साहब। अपोजिशन की दिलजोई करना, जो मैंने गुफ्तगू सुनी यावर बुखारी साहब की, कि जाहिर बात है गवर्नमेंट के पास ज्यादा स्पेस होती है अकोमोडेशन की, आप समझते हैं किसी ऐसी स्टेज पे साथ मिला के, ताकि ये जो बजटरी इश्यूज हैं, हमारे जो सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक इश्यूज है, इनकी रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़ें? ये तसादम की साथ साथ टकराव की साथ साथ इससे तो कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे मालूम होता है जैसे वेस्ट ऑफ टाइम है, जैसे 48 घंटे जाए हुए पंजाब की आवाम के, कि बजट नहीं उनके सामने पेश हो सका। राणा साहब। अनवार साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शाह साहब बड़े सादा हैं, पीर हैं, जो कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस हुआ। क्या लोटो के कंटेनर भी स्पॉन्टेनियस आए थे? नहीं, आपको पता, वीडियो पे भी आए, टीवी पे भी आए, मैंने खुद भी देखे वहाँ। जो लोटे चले हैं वो स्पॉन्टेनियस तो नहीं होते, लोटे अपने आप आ जाते हैं। एक प्लान था, और जो उसको फेंटी लगी है आपको पता ही है, ये भी एक प्लान था। खैर बार वो गुजर गया। अब जो आपने बात कही है बड़ी शानी है, इसका हल हमेशा जंगों का इख्तिताम भी आखिरकार और पार्लेस टेबल पे होता है जी। ये बहुत बेहतर होगा कि अगर पार्टीज जो है, पार्टीज के एल्डर्स जो हैं, अपना गुस्सा एक तरफ करके, अपनी नफरत को तर्क करके, पीटीआई में ज़्यादा है, और जिस तरह डिक्शन इस्तेमाल होता है और जो दुश्मनाम तराजी होती है, वो एक नया कल्चर इन्होंने दे दिया है सारे मुल्क को, सारे मुआशरे को, सारे कौम को। अल्लाह करे इस पे ये रिव्यू भी करें, गौर भी करें। बेहतरीन हाल इसकी पार्लेज है, नेगोशिएशंस हैं। अगर ये इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन की डेट चाहते और अर्ली डेट चाहते हैं, उसके लिए भी बैठना पड़ेगा। बैठ के आप समझते हैं कि अगर आप बैठ के अभी हल नहीं कर सकते तो और स्टेक होल्डर्स को शामिल कर लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कर लें, वो इंटरवीन करें। ये सबका मुल्क है, इसके अमन और इसकी खुशहाली के लिए अपनी ईगो को सरेंडर करना, सेक्रीफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बहुत बेहतर होगा कि आराम से बैठ के ठंडे दिल से इस मसले का हल किया जाए, और इससे आप देखें फ़िज़ा भी बदलेगी, मुल्क में एक्टिविटी भी, जब प्रडिक्टेबिलिटी हो कि लोग तो पीस चाहते हैं जो पार्टीज़ हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी फिर आती है, लोग भी अपना पैसा निकालते हैं, खुशहाली भी आती है, सुकून भी होता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो शाह साहब पीर हैं, को फूंक भी मारें, दुआ भी करें और अपना रोल भी प्ले करें, और अपनी लीडरशिप से कि रोज़ वो जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, वो इतने प्रोवोकेटिव होते हैं जी कि इंसान का यानी खून खौलता है। अब मैं ये रिपीट नहीं करना चाहता, हमारे लीडर ने जो बात की थी, हमारी जो बेटी है और कितनी वो बाइज्जत है और लीडर भी है, कि उनका मियाँ जो है वो नाराज़ ना हो जाए। आप देखें कोई जो सही दिमाग ये बात कर सकता है। हमें अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। वो कितने कितने गहरे जख्म लगते हैं इन बातों की वजह से। अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और सारी ये माफी तलाफी करके ये बैठ जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि बैठ जाए, कोई और हल नहीं है, ज़्यादा खराब हो जाए। मैं कामरान साहब को जगह कामरान साहब, लेकिन आज भी चेयरमैन पीटीआई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे, और वो तो कह रहे हैं अपने वर्कर्स को कि वो तैयारी रखे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल पीटीआई की बात कर रहे थे, यावर साहब इसका जरूर जवाब देंगे, और वो दोबारा कॉल देंगे।
वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दायर की हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके बाद वो पूरा प्लान करेंगे। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं बैठ के बातचीत हो जाए और मामले का कोई हल निकाला जाए, लेकिन मैं जो खान साहब की स्पीचेस हैं ऑफ लेट, वो कह रहे हैं कि वो दोबारा कॉल देंगे। तो इस तरह के मामला तो दोबारा 25 मई को जो हुआ, जिसके हवाले से काफ़ी शाकी हैं यावर बुखारी साहब और उनकी जमात कि जी हम पे मुकदमात बनाए गए, पुलिस ने हम पे रिप्रेशन किया, तो वो तो दोबारा से खान साहब जो हैं वो सड़क को गर्म करने जा रहे हैं और उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे जमी हुई हैं। कामरान साहब, देखिए, उसमें ऐसा है कि दोबारा कॉल अगर ये दे भी दें तो उस वक्त जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो इमरान खान साहब ने खुद बनाई थी और JUI के साथ बनाई थी, क्या फलां जगह से आगे नहीं आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से उसमें यस करवाया गया था। जी, तो उस वक्त भी जिस वक्त इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ लाना चाह रहे थे, तो उस वक्त ये कहा गया था कि वही डॉक्यूमेंट जो आपने JUI के लिए तैयार की थी वो आप खुद वो कर लें, और उसके ऊपर एग्री किया था डॉक्टर बाबर अवान साहब ने, और उन्होंने कहा था कि इससे आगे नहीं आएंगे। मगर द मोमेंट जो है ना वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फलां जगह तक जाना है, D चौक तक हर सूरत में जाना है। वो फिर D चौक तक पहुंच भी नहीं सके। वो उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। अब आज ये अगर आज आना चाहें, आज इन्होंने कोई लॉन्ग मार्च करना है, शॉर्ट मार्च करना है, कोई और किसी किस्म का धरना देना है, तो वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना, जो कल इन्होंने जिस पे खुद एग्री किया था, वो आज भी इनके लिए हाजिर है। हम इनको ऑफर करते हैं कि आ जाइए वहीं जिधर JUI को आपने कहा था कि इससे आगे नहीं आएंगे, आप भी उससे आगे नहीं आएंगे, बात खत्म कर लेते हैं। आप 1 महीना बैठे रहे वहाँ, 6 महीने बैठे रहे, आपको कोई नहीं उठाएगा। तो ये ऐसी खाली जो है ना वो कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब ना ये आ रहे हैं ना जा रहे हैं, बल्कि नहा रहे हैं। लेकिन सर ये भी बताइएगा, जो नुक्ता उठाया था कि जैसे अता तारड़ साहब की बात की कि हमारे आइन में प्रोविजन है कि अगर एक गैर मुंतखब शख्स को सूबाई या वफाकी वजीर बना दिया जाए तो 6 माह तक अपने ओहदे पर रह सकते हैं और बाय वर्च्यू ऑफ इट वो असम्बली का इजलास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यावर साहब का कहना है कि सूबाई मामलात पे इसका इतलाक नहीं होता। आप इस पर रहनुमाई करेंगे? मेरा ख्याल, मैंने इसको देखा नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि तमाम अप्लाई करता है, ये सूबे पे भी अप्लाई करता है। मगर मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, यावर साहब मुमकिन तौर पर ठीक भी हो सकते हैं, मगर मेरा स्टिल जो अपना ख्याल है सब्जेक्ट टू करेक्शन कि ये प्रोविजन जो है सूबे पे अप्लाई करती है। मगर मैं फिर जो है ना, अगर मैं गलत हो गया तो उसके लिए मैं पेश की माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि एक ओपिनियन देना है और वो देखे बगैर या तो मुझे कहा जाता तो मैं इसको चेक कर लेता। मगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है इस हवाले से वो तमाम की तमाम जो है ना वो सूबों पर भी अप्लाई करती हैं, मगर स्टिल जो है ना वो मैं अपने आप को, अपने इल्म को जो है ना वो ये नाकिस हो सकता है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो इस बात को रखते हैं। मगर अब बात ये नहीं थी, बात ये थी कि अगर फर्ज कर लीजिए कि आ गए थे इसमें, तारड़ साहब आ गए थे, तो उनके लिए यही प्रोविजन जो है ना उनको बताई जा सकती थी, तारड़ साहब को प्यार से समझाई जा सकती थी। स्पीकर साहब के लिए बच्चों जैसा था, या बाकी बहुत सारे लोगों के लिए वो बच्चों जैसा था। तारड़ साहब वो गलत हो सकता था, जब मैं गलत हो सकता हूँ इस एज में, तो उस एज में भी, उसमें अर्ली एज में भी गलत हो सकता है। और अगर वो वाइस वर्सा इसी तरह से अगर तारड़ साहब दुरुस्त थे तो ये बात स्पीकर साहब को भी बताई जा सकती थी। मगर इसको इसमें जो मुंह का जायका खराब किया गया, जो कुछ टीवी पे आया, जो कुछ मीडिया में आया, जो कुछ लोगों को पैगाम गया, वो कोई अच्छा नहीं गया। हम सब इस पे शर्मिंदा हैं और हमको शर्मिंदा होना चाहिए और आइंदा के लिए दुरुस्त भी होना चाहिए। अब इसे मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के बढ़ावे की बात कर रहे हैं, यावर बुखारी साहब भी कह रहे हैं, टेबल टॉक की बात कर रहे हैं सेनेटर राणा साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन एक तरफ जो है वो सिविल अनरेस्ट की बात भी हो रही है और कहा जा रहा है कि दोबारा मार्च की कॉल दी जाएगी। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जी इक्तिसादी मामलात पर के लिए हमें सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। तो इन दो बयानियों के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है मौजूदा मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र? देखिए अनवार, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जैसा हमने देखा जो वफाकी बजट है, अभी तक IMF ने उस पर अपना जो नोट ऑफ अप्रूवल है वो नहीं दिया। ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्र है कि इतना टाइट बजट आने के बावजूद अगर IMF से आपकी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, तो ना सिर्फ ये कि मुल्क में जो इम्पोर्ट्स की टोटल इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 5 हफ्ते से कम की रह गई है, बल्कि आपको उसके साथ मुंसलिक तमाम
जो बाकी फॉरेन करेंसी इनफ्लो है वो सारा का सारा रुका हुआ है। और एक एटमी ताकत के लिए एक इस तरह की सिचुएशन में जाना जो कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन बन रही है। मैं ये नहीं कहता कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, खुदा न खास्ता मुझे यकीन है कि हुकूमत और IMF मिलकर इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। जी। लेकिन पिछले 2-3 महीने से एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। अब उस पे सोने पे सुहागा जो वर्ल्ड बैंक आप लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार को देख लें, आप IMF को देख लें, आप UN को देख लें, वो सारे वार्निंग दे रहे हैं 2022-23 में एक फूड क्राइसिस की। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग की वजह से 2 चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। एक तो एनर्जी जो हम भुगत रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी खुराक की कमी हो जाएगी, सप्लाई रुक जाएगी। और उसका जी। मतलब पाकिस्तान में वीट की जो इंपोर्ट है 3 मिलियन टन की, वो है। अब वीट पे जब मैं आता हूँ तो मैं फौरी तौर पे मुझे पंजाब का ख्याल आता है। पंजाब में वीट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, वहीं पे सबसे ज़्यादा उसकी प्रोक्योरमेंट होती है सरकारी लेवल पे, और वहीं से रिजर्व्स होते थे। अब अगर 2-2.5 महीने से वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं, तो हम देख रहे हैं कि वो गंदम जो कि फ्लोर मिल्स को जी। अगस्त में जाके कहीं सप्लाई होना शुरू होती थी, वो उसका मई से आगाज़ हो चुका है। सरकारी गंदम फ्लोर मिलों को दी जा रही है, और जब ये सरकारी गंदम ख़त्म हो जाएगी, इंपोर्ट अभी आने वाली होगी, तो फिर प्राइवेट सेक्टर अपने रंग दिखाएगा। तो आने वाले जो दिन है उसमें मैं एक आटे का बहरान और उसकी कीमतों में बहरान देख रहा हूँ, और सबका जो हल है वो यही है कि हमारी सियासी ताकतें सर जोड़ के बैठें, वो अपने सियासी इख्तलाफात रखें अपने, बिल्कुल उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, जी। लेकिन इकोनॉमी पे उन्हें सियासत से इस वक्त गुरेज करना होगा। इन्हीं में से कोई एक जमात होगी जो कि इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाएगी, या वो कोलिशन में बनाए या वो अकेले अकेले बनाए। आपके जो इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं आपके साथ, इनमें से होगी पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो जी। सकती है। तो इन सब का ये एक वो जो कह सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट है, वो यही है कि जब इनको हुकूमत मिले इलेक्शन के बाद, तो मुल्क के एक मजबूत मुआशी उसके जो इस्तेहकाम है वो हो, ना कि इनको एक ऐसा मुल्क मिले जिसको कि श्रीलंका की तरह कोई गवर्न करने पे राजी ही ना हो। तो ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की एक तजवीज़ है, चार्टर ऑफ उसको इकोनॉमी। इकोनॉमी, वो बड़ा हो गया है लफ्ज़, थोड़ा सा स्टिग्मा बन गया, टैबू बन गया। अब उसको कुछ भी कह दें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल हमें बनाना होगी। PTI चूंकि इस वक्त नेशनल असेंबली में नहीं, तो सेनेट में उनके मेंबरान को ले लिया जाए, उसमें जो हमारे अस्करी क़यादत है उसको भी बिठाया जाए, और ये एक ऐसी जो है कौंसल हो जो जिसके फैसले तमाम फ्री कैन की बाहमी रजामंदी से तय पाए जाएं, और फिर वो सब पे बाइंडिंग हो जाए जो भी उसमें मौजूद है, क्योंकि उसमें उनकी मुशावरत और उनकी रजामंदी होगी। और कोई भी हुकूमत हो, कम अज़ कम आप इकोनॉमी पे तो पॉलिटिक्स ना करें। इस वक्त तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आपका और चंद दिनों में IMF के साथ बातचीत नहीं तय होती, तो हम 207 रुपये आज या डॉलर कहाँ तक इसको नीचे गिराएंगे, ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद इंपोर्ट पे क्या होगा और लोगों की जिंदगियों पे इसका क्या असर होगा। ये मुझे तो ये सोच सोच के डर आ रहा है, लग रहा है कि हमारे पास सियासत का टाइम कहाँ से आ गया इस सारे गंभीर जो मसाइल में जिसमें हम फंसे हुए हैं। आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अच्छा, लेकिन चूँकि सूरत हाल की संगीनी का भी अहाता किया, और एक वेकअप कॉल है यावर बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आबिद कईम सुलैरी साहब, उनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है मुल्क है, मुल्क की इंशाल्लाह मईशत है तो फिर तमाम सियासत भी चलेगी, सियासी जमातें इक़्तिदार में भी आएंगी, अपोजिशन में भी रहेंगी। तो सर आप समझते नहीं कि इस वक्त, और उन्होंने एक सजेशन भी दी है कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, पार्लियामेंट की सतह पर भी कोई इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल या ग्रुप या कोई कमेटी तश्कील दे दी जाए, ताकि इन मामलात पे संजीदा गौर व गौस हो। कब तक ये लड़ाई झगड़े में दस्तों गिरबान रहेंगे, और जो जिनके वोटों से आप लोग, माशाल्लाह आप भी डायरेक्टली इलेक्टेड है, कामरान साहब और राना साहब भी सेनेटर हैं, लोग इलेक्ट होकर आपको इसलिए अमान में भेजते हैं कि उनकी हवाले से कोई बेहतर फैसले किए जाएं। क्या कहेंगी जो गुफ्तगू आपने भी सुनी है आबिद कयूम साहब की? मैं आबिद साहब से टोटली एग्री करता हूँ, और ये बिल्कुल होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म 25 साल प्लान बने। देखें 50-60 के जो हमारे प्लान थे वो कोरिया, ताइवान ये ले गए, और वो आज कहाँ पे और हम किधर। देखें हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है। हमने इनको मईशत दी थी 6% GDP पे, जहाँ पे हमारा पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रहा था, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी 9.4% के ऊपर जा रही थी।
देखिए, हमने 5 बम्पर क्रॉप्स इनको दिए। हमारा मसला ये नहीं है, हम कह रहे थे कि हम ठीक चल रहे थे। इन लोगों ने उस टाइम पे शोर मचाया कि जी आम आदमी को आटे से, घी से, इससे ताल्लुक होता है, ये इंटरनेशनल महंगाई कुछ चीज नहीं होती है। अभी सारी वही बातें कर रहे हैं। तो अभी वो हमें इनको कहते हैं ना कि किस भाव तुलती है, इनको समझ आ रही है। लेकिन ओवरऑल यस, मुल्क की खातिर एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। और कोई भी इनकमिंग गवर्नमेंट पिछले प्लान्स को रद्द ना करे। लॉन्ग टर्म के ऊपर आप जब प्लानिंग करेंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 साल चाहिए। अगर आपने कोरिया या ताइवान बनना है और उनसे आगे जाना है, जो आपका पोटेंशियल है, तो आपको कम से कम 15 से 20 साल की प्लानिंग की जरूरत है। आपके हेड्स बैठे, वो थिंक टैंक या इकोनॉमिक काउंसिल बैठे, वो जो प्लान करे आने वाली गवर्नमेंट उसको उसके अंदर कोर्स करेक्शन तो कर ले, लेकिन वहां पे यू टर्न कहीं ना दे, तो तब ये चीजें चल सकती हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि हम लोग पीटीआई है वो अपनी मर्जी करे, अपना वो आइडियोलॉजी पूरी डाल दे, नून अपनी आइडियोलॉजी डाल दे, पीपल्स पार्टी अपनी डाल दे। ये बिल्कुल गलत तरीका कार है आज तक। इस वजह से हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप देखें, कम से कम 500 अरब रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो आधे या आधे से कम ऐसे ही जाया हो गए। पीटीआई की गवर्नमेंट ने पहली दफा जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कोई 15 से 20% पैसा खर्च हुआ हुआ था, हमने उनको कंटिन्यू किया, हमने जाया नहीं होने दिया। वो चाहे नून ने शुरू किया था, हमने परवाह नहीं की, हमने कहा फंडिंग करो और इनको कंप्लीट करो, और अल्लाह के फजल करम से हमने ये अचीव किया। लेकिन आपको अभी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए। आपको हर किस्म की बातें तो अच्छी हो रही है बुखारी साहब, आप भी अच्छी बातें कर रहे हैं, तमाम फरीकैन भी। पॉलिटिकल विल फिर क्या अमर माने हैं कि आप लोग बैठने के लिए तैयारी? और मैं आपसे इसी सवाल कर दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो नजर आता है कि वो बैठने के लिए, वो तो कहते हैं किसी सूरत अब मौजूदा हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं वो बात करूंगा ना, देखिए खान साहब जो बात करते हैं वो जगह बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। हम तो वो बात करें कि जब हालात आइडियल होते हैं ना, लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब अभी आप कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल एक पार्लियामेंट की बनाई जाए, खान साहब तो मानने को तैयार नहीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला कि मुदाखलत हुई है। आज फिर डीजीआई एसपीआर साहब ने कहा कोई साजिश नहीं हुई सर। देखिए, वो कह रहे हैं ना, लेकिन यही आईएसपीआर के जो डीजी है, यही इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने कहा जी मुदाखलत हुई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, कतई तौर पे नहीं कहा। उन्होंने जो की थी उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। देखिए, साजिश की बात कर रहे हैं ना, मुदाखलत की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर ये मुदाखलत की बात करें तो ये इनको फिर वो अपनी बात के ऊपर वापस जाना पड़ता है। खान साहब ये सब कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक जा रहा था, तो जब इनको पता था कि ये हो रहा है, तो वाई डिडंट दे प्रिवेंटेड? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं हुकूमत को आगाह किया? क्यों नहीं उसका सदेबाप किया? देखिए, उसका भी नुकसान आपको क्या हुआ है। आपकी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे होगी है, ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस उड़ गया है, वो जो रोशन अकाउंट है उसके अंदर से पैसे विड्रॉ हो चुके हैं। मुझे बताइए ना, ये हुआ कि आपको तो नुकसान ही हुआ है, और खान साहब ने कहा था आप लोग ये करोगे, आप मईशत को नुकसान दोगे। सर एक तरफ आप, चलिए आपका बयानिया, लेकिन एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जी ये नहीं, लेकिन हुआ तो है ना, मार्च पे हुआ है। फिर खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जी वो शेख रशीद साहब कहते हैं पता नहीं उनको जुलाई जून से पता था, खान साहब ने भी कहा तो जून जुलाई से पता था, तो खुद क्यों नहीं आप लोगों ने कमीशन बना लिया, तहकीकात क्यों नहीं करवा ली? जो बयानात हैं वो शेख रशीद साहब के, वो वजीर दाखिला रहे हैं आपके सर, आप डिसोन नहीं कर सकते। वो शेख रशीद साहब के बयानात है ना, उनको छोड़े ना। मैं आपकी हुकूमत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो पॉडकास्ट पे कहा था कि उन्हें जून जुलाई से पता था उनके खिलाफ साजिश हो रही है। नहीं, साजिश हो रही है, लेकिन उसकी इतनी डिटेल्स तो नहीं पता होंगी ना कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त उस पर जुडिशियल कमीशन बना लेते ना सर, इस्तेकाक तो था। ये तो चले टुवर्ड्स द एंड। राना साहब सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर वे फॉरवर्ड में मेरे पास 30 सेकंड्स है। राना मकबूल साहब जी, वे फॉरवर्ड जो मोहब्बत पे है, एक तरफा मोहब्बत कामयाब नहीं होती ना सर, कुल्फत में नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग से है। आपकी एक तरफा मोहब्बत है, वो नहीं रेसिप्रोकेट कर रहे। आराम से एमएनए जो हैं पीटीआई के वापस आए, अच्छा आके ज्वाइन करें। जो कहते हैं हमने इस्तीफे दे दिए, बहुत सौ के इस्तीफे अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए, आके करें और तमाम जो डेमोक्रेटिक एक निजाम है उसका हिस्सा बने, कंट्रीब्यूट मैं कामरान साहब की भी क्लोजिंग कमेंट्स देता हूं। बंदा कर सकता, कामरान साहब आप बताइएगा, में रह के कर सकते हैं। ठीक है सर, आपके कामरान साहब आपसे सर लास्ट कुछ हौसला पकड़ना पड़ेगा। कामरान साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज भी खान साहब कह रहे थे, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूं, कि जुडिशियल कमीशन बने और दोबारा लेटर लिखने जा रहे हैं। आज असद उमर साहब कह रहे थे चीफ जस्टिस साहब को, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब क्या कहेंगे सर इस हवाले से? मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि ये इस पे एग्री कर लें,
एग्री कर गवर्नमेंट लें। को, अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि इसके बाद भी कुछ नहीं निकलना और उसके बाद सिर्फ जो है ना फिर शर्मिंदगी होगी कि जी वो जो कोई चीज स्टैब्लिश नहीं हुई, तो वो उन्होंने फिर वक्त टाइम पास करना है। अब इलेक्शन में 1 साल टोटल रह गया है। ठीक। अब जो आखिरी साल होता है वो वैसे भी इलेक्शन का होता है और ये बड़ा सख्त है। मैं कम से कम अपने तौर पे बड़ा परेशान हूँ कि ये सारा कुछ जो बजट हम दे रहे हैं और जो कुछ मतलब जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से मामला हल नहीं हो रहा है, ये तो हमने अपना रिस्क लिया हुआ है और अपनी कुर्बानी दे के ये सारा कुछ जो है ना हम इसमें मुल्क की कास्ट पे, अपनी कास्ट पे जो है ना ये सारा मामला लेके चल रहे हैं। और बेहतर ये है कि हम जो है मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाए, ना कि ठीक। कुर्बानी दे दें। 1 साल की बात है, कमिटमेंट ये होनी चाहिए कि अगले इलेक्शन फेयर हों ओके। और जो भी आए वो उसके हवाले बहुत और अच्छी उसके राय, 5 साल। बहुत अच्छी राय आपने हैंड में दी। थैंक यू सो वेरी मच सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आबिद क्यूम सुलैरी साहब, यावर बुखारी साहब और सेंटर राना मकबूल साहब जो एंड में बात की। मैं समझता हूँ कि वो ज़बरदस्त बात थी कामरान मुर्तज़ा साहब की कि इवन जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी ये परेशानी का बायस है, कितने मुश्किल मुआशी फैसले किए जा रहे हैं IMF के मुआहदे की वजह से। ज़ाहिर बात है उनका अपना भी एक सियासी उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। PTI को भी चाहिए कि जो आबिद क्यूम साहब कह रहे हैं कि इकनॉमिक इमरजेंसी से हम बाहर अभी तक नहीं निकली, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, जब तक से IMF से मुआहदा तय नहीं होता उसके लिए तमाम सर जोड़कर बैठे। अब क्या अमर माने हैं वो उसके लिए हम प्रोग्राम में ज़्यादा खोज लगाते रहेंगे, लेकिन बैठना चाहिए। हमारा भी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से यही पैगाम है। और जो पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुश्किल मामलात हैं उन पे कोई मामला तय करके आगे बढ़ें। प्रोग्राम दस्तक में आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।